हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में जो है हम मिश्रण के घटकों को अलग करने के बारे में बात कर रहे थे और उसमें हमने जो है ऊर्ध्वपातन के बारे में बात की थी, अपकेंद्रीय यंत्र के बारे में बात की थी हमने जो है, और कुछ इस तरह के जो है हमने जो है मेथड जो बताए थे जिससे हम जो है इनका शुद्धिकरण कर सकते हैं या इनके घटकों को अलग कर सकते हैं। तो उसी को आगे जो है कंटिन्यू रखते हुए जो है इसमें आगे जो है दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग करना। इससे पहले हमने जो है दो जो है अघुलनशील पदार्थों को अलग करने के लिए कहा था हमने, तो उसमें जो है आपको बताया था मैंने जो है, लेकिन इसके अंदर जो है दो घुलनशील द्रव जैसे हमारे पास जो है कोई इसके अंदर जो है नेफ्थलीन और बेंजीन वगैरह है, या जो है कुछ इस तरह के उदाहरण जो है अगर हम लें, इसमें जो है इसमें जो है एसीटोन तथा जल कह सकते हैं। एसीटोन तथा जल, इनको अगर अलग करना हो तो हम कैसे करेंगे। इसमें एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो है कि मान लो जो है जैसे आपके घर में प्रेशर कुकर है, आप प्रेशर कुकर के ऊपर एक सीटी लगा के रखते हो जो है, तो आपने वहां पे सीटी नहीं लगानी, उस सीटी की जगह एक रबर का पाइप लगा देना है जो है। तो उसके अंदर जो है जब इसको कुकर के अंदर गर्म करोगे तो आप देखोगे जो है जो एक भाप बन के निकलता है, तो भाप बन के जब निकलेगा तो उस पाइप के थ्रू जो है उसको दूसरे बर्तन के अंदर हम इकट्ठा कर लेंगे। ठंडा करने के ऊपर जो है तो हम उसके अंदर इसको अलग, उसी तरह का कुछ मिलता जुलता मेथड्स है। यहां पे उसको कहा जाता है आसवन विधि। इसको हम क्या कहते हैं? आसवन विधि। तो इस आसवन विधि के अंदर जो है इसमें मिश्रण को एक फ्लास्क के अंदर हम जो है जो मिश्रण है उसको फ्लास्क के अंदर डाल लेना है। तो फ्लास्क, उसका मैं अभी चित्र बना रहा हूं यहाँ पे जो है कि किस तरह से जो है हम इसको करेंगे। तो मैं यहाँ पे आसवन विधि को जो है विस्तार से बता रहा हूं मैं। इसको डिस्टिलेशन भी कहते हैं मुझे। डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन कहते हैं इसको हम जो है। तो इसमें आपके पास एक फ्लास्क, इसके ऊपर एक कॉर्क लगा होगा और इसके अंदर एक थर्मामीटर होगा। इसको हम थर्मामीटर कहते हैं यहां पे। इसके नीचे एक स्टैंड होगा,
इसको हम यहां से क्लैंप की सहायता से हम बांध देंगे और इसके नीचे एक ट्राइपॉड स्टैंड, इसको ट्राइपॉड स्टैंड कहते हैं हम जो है, और इसके नीचे जो है बर्नर, और इसके अंदर जो है हम लोग जो है मिश्रण लेंगे यहां पे, और इसके अंदर जो है एक कांच की एक ट्यूब कुछ इस तरह की, इसके ऊपर जो है एक बाहर वाली परत होती है, यहां से पानी अंदर जाएगा और यहां से पानी बाहर, यहां से पानी अंदर जाएगा, और इसमें पानी यहां इसमें चारों तरफ यहां पे होगा। और यहां पे इसको हम कहते हैं बीकर, इसको हम कहते हैं फ्लास्क, इसको हम कहते हैं कंडेंसर, तो इसमें जो है यहां से पानी अंदर जाएगा इसके अंदर है। अब जैसे इसके अंदर हमने जो है पानी और जो है एसीटोन का मिश्रण लिया, अब इसके अंदर जो है जो एसीटोन है उसका जो है जो उबलने का ताप है, जिस पे वो उबलता है, जिसको उसका हम जो है बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं जो है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है उसमें जो एसीटोन का जो है जो बॉइलिंग पॉइंट वो कम होता है, जल का ज्यादा होता है। तो जब इसको हम यहां से गर्म करेंगे बर्नर से, तो इसके अंदर जो है, क्योंकि ये जो मिश्रण है, इस मिश्रण के अंदर जो है पानी और एसीटोन दोनों है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि एसीटोन का जो है जल्दी उबलना शुरू हो जाता है, तो उसके जो है वाष्प जल्दी बनने शुरू हो जाएंगे। तो उसके जब वाष्प बनेंगे तो इस पाइप के थ्रू वो इधर से जाएंगे यहाँ पे इस कंडेंसर के अंदर। तो कंडेंसर क्या काम करता है, इसके चारों तरफ पानी का है, तो जब कंडेंसर में जाएंगे तो पानी जो है इसको ठंडा करके रखता है, और ये जो वाष्प होंगे यहाँ से वो यहाँ से ठंडे हो जाएंगे। ठंडे होने के बाद वो वाष्प दोबारा फिर द्रव में बदल जाएंगे, और वो द्रव हम यहाँ पे इस बीकर के अंदर इकट्ठा कर लेंगे, जिसमें एसीटोन आ जाएगा। इसमें एसीटोन इसमें आ जाएगा, और जो है इसके अंदर हम ताप नोट करते रहेंगे। आपको पता है कि पानी जो है 100 डिग्री के ऊपर जो उसके वाष्प बनते हैं, और जो एसीटोन है इसका लगभग जो है 70 डिग्री के ऊपर वाष्प बनते हैं। तो जब 70 डिग्री इसका ताप पहुंचेगा तो उसके वाष्प बनेंगे। जैसे ही जो है एसीटोन इसके अंदर खत्म होने वाला होगा तो इसका ताप फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब एसीटोन का वाष्पीकरण चल रहा होगा तो उस टाइम पे इसमें तापमान स्थिर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो जैसे इसका तापमान बढ़ना शुरू हो जाए, आप इसको गर्म करना बंद कर देंगे, इसमें खाली पानी रह जाएगा और इसके अंदर जो है एसीटोन चला जाएगा यहाँ पे। तो ये कौन सा था, आसवन विधि हम कहते हैं इसको डिस्टिलेशन भी कहते हैं और आसवन विधि भी कहते हैं। तो दो
घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए हम जो है आसवन विधि का उपयोग करते हैं। तो जैसे मैंने इसके अंदर कहा आपको कि इसमें एसीटोन और जल को अलग करने का इसके अंदर हम अलग कर सकते हैं। तो इसमें जो है ये चित्र हो गया। तो इसमें जो है आसवन विधि क्या होगी, इस विधि द्वारा वे पदार्थ जो अपघटित नहीं होते और दोनों घटकों के बीच में ज्यादा तापमान का अंतर होता है। इस विधि द्वारा वे पदार्थ जो अपघटित नहीं होते और दोनों घटकों के बीच ज्यादा तापमान का अंतर होता है, वे पदार्थ, वे मिश्रण अलग किए जा सकते हैं। तो आपको चित्र पहले बता दिया, मैंने बना के बता दिया। इसके अंदर जो है इसको आसवन विधि, जिनमें ताप का अंतर 30 डिग्री से ज्यादा हो। एक होता है प्रभाजी आसवन विधि। इस विधि द्वारा जिन घटकों के तापमान का अंतर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, उनको इस विधि द्वारा अलग किया। इसमें 30 से ज्यादा होता है उसके लिए आसवन विधि, और प्रभाजी आसवन विधि क्या होता है, इसमें तापमान का अंतर दोनों के बीच में, जो उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है उनके बीच में 25 डिग्री से कम का अंतर होता है, उनको अलग करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये प्रभाजी आसवन विधि। उसके बाद वायु के घटकों से गैस अलग करना। इसमें भी जो है यह एक
विषमांगी मिश्रण है। यह एक यहां पे यह एक समांगी मिश्रण है। इसके घटकों को भी प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। तो इसमें जो वायु है उसको अगर दाब देंगे हम, जो है वायु को अगर दाब देंगे तो वो द्रवीय वायु में बदल जाएगी। तो दाब के अंदर जो यानी वायु को जो है, जब इसका दाब बढ़ाकर तापमान कम करेंगे, दाब बढ़ाएंगे और तापमान कम करेंगे, दाब बढ़ाना और ताप कम करना, अगर ये दो क्रियाएं करेंगे तो ये द्रव्य वायु में बदल जाएगी जो है। और इसको फिर यहां पे प्रभाजी आसवन हम करेंगे। तो यहां पे हमें अलग अलग गैस मिल जाएगी। तो ये वायु के घटकों को अलग करना है। तो वायु के घटकों को अलग करने के लिए पहले वायु के ऊपर दाब बढ़ाते हैं और ताप कम करते हैं, जिससे ये द्रव्य वायु बदल जाती है। और द्रव्य वायु के ऊपर प्रभाजी आसवन करते हैं तो वो अलग अलग गैसें जो है, जो भी हमारे वायु के अंदर गैसें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह जो भी, क्योंकि मेनली इसके अंदर जो है नाइट्रोजन है जो 78% है और 21% ऑक्सीजन है। बाकी जो 1% गैसेज है उनको भी हम अलग अलग इसमें से कर सकते हैं। तो ये वायु के घटक को अलग करने का तरीका है ये। उसके बाद अशुद्ध कॉपर सल्फेट का शुद्धिकरण। इसके लिए जो है क्रिस्टलीकरण विधि, यह विधि ठोस
पदार्थों को शुद्ध करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। अगर ठोस पदार्थों को शुद्ध करना हो तो क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा हम इसको शुद्ध करते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री जल से नमक निकालना। तो समुद्री जल होता है, उसमें से नमक कैसे निकालते हैं? उसको जो है एक बीकर में लेकर या एक बर्तन में लेके उसको पूरी तरह से गर्म करते हैं, पानी के वाष्प बन के उड़ जाता है और बाद में जो बचता है उसको हम नमक उसमें से निकाल सकते हैं। जैसे इससे जो है फिटकरी को भी इसी विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। फिटकरी को भी पानी के अंदर घोल लेते हैं, फिर उसके बाद उसको गर्म करते हैं। तो गर्म करने के बाद थोड़ी देर हम उसको जो है ठंडा होने रख देते हैं। तो फिटकरी के जो है जो क्रिस्टल्स हैं, जो ठोस पदार्थ है, वो नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर से निखार के उसका अलग कर लेते हैं। उसको हम कहते हैं क्रिस्टलीकरण विधि। तो ये अलग अलग जो है हमारे पास जो है किसी पदार्थ को शुद्ध मिश्रण को शुद्ध करने के तरीके थे जो मैंने आपको बताए। उसके बाद जो है शुद्ध पदार्थों के प्रकार क्या है। तो ये दो तरह के पहले हम लिखे करते हैं तत्व। तो नंबर 1 क्या है? तत्व। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक क्रियाओं द्वारा अन्य भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो तत्व क्या है? पदार्थ का वह मूल रूप जिसको रासायनिक क्रिया द्वारा अन्य भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जो तो तत्व जो है ये धातु, अधातु व उपधातु
तीन प्रकार के होते हैं तत्वों के प्रकार, धातु, अधातु व उपधातु। तो तीन प्रकार के हैं। इसके बाद तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के गुणधर्म। नंबर 1, ये चमकीले होते हैं। नंबर 2, ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ये तन्य होते हैं। ये धात वर्ज्य होते हैं। तो इसमें ये चमकीले होते हैं, ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, ये तन्य होते हैं, ये अधात्वर्ग होते हैं। तो इसमें जो है अब चमकीले, जैसे आप लोहा है, लोहे को अगर आप काट के देखो उसके अंदर एक चमक होती है। तो एक तत्व है जिसमें चमक होती है। ऐसे ही अब लोहे की, तांबे की, पीतल की जो है आप देखते हो बिजली की तारें होती हैं। तो उनमें से जो है ताप, अगर एक किनारे को आप गर्म करोगे तो दूसरा किनारा अपने आप गर्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, या इस पे करंट, हम इसमें से जो है बिजली की तारें बनती हैं, जैसे आप देखते हो जो है, तो करंट यानी कि इनके बीच में से निकलता है जो है। तो ये ताप तथा विद्युत की सुचालक का मतलब क्या होता है कि जिनमें से हम जो है बिजली को, करंट को आसानी से पास कर सकते हैं, या उसमें से जो है गर्म करने के ऊपर ताप जो है एक जगह से दूसरी जगह चलता है। तीसरा कहते हैं इसमें तन्य होते हैं। तो तन्य जो है इनको पतली तारों में बदला जा सकता है। अब देखते हैं लोहे की तारें होती है, लोहे की पतली पतली तारें बन जाती हैं, चांदी की पतली पतली तारें बन जाती हैं, सोने की पतली पतली तारें बन जाती हैं। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे तत्व जिनको पतली तारों में बदला जा सके उसको हम जो है तन्य कहते हैं। और अधात्वर्ता क्या होती है इसके अंदर जो है, जिसको हम पतली चादरों के अंदर पीट कर पतली चादर में जिसको बदल लेते हैं हम जो है, लोहे की चादर होती है, आप देखते हो जो है, एल्युमिनियम की चादर होती है, तो वो पतली चादर जो बन जाती है वो अधात्वर्ता की वजह से होती है। तो तत्वों के 4 गुण हैं। तो इसमें जो है, इसमें जो है सोना चांदी, उदाहरण क्या है, सोना चांदी लोहा, ये सभी जो है सोडियम, ये सभी क्या है, धातु हैं। ये इन सभी को हम धातु कहते हैं। और ये ठोस हैं,
ये सभी क्या है, ठोस है। जो पारा है ये भी एक धातु है, लेकिन ये द्रव अवस्था में होता है। पारा एक धातु है लेकिन द्रव अवस्था में होता है ये। और जो हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन आयोडीन ये सभी क्या है, अधातु हैं। ये सभी अधातु हैं। ऐसे तत्व जिनके गुण धर्म धातु व अधातु से बीच होते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। तो उपधातु इसमें बोरोन, सिलिकॉन, ये आपके उपधातु के उदाहरण हैं। अभी तक कुल ज्ञात तत्व 118 हैं। अभी तक कुल ज्ञात तत्व कितने हैं? 118। इसमें से प्राकृतिक जो है वो 92 है, शेष मानव निर्मित। 118 तत्वों में से 92 जो है प्राकृतिक रूप में मिलते हैं हमें, बाकी जितने भी हैं वो मानव के द्वारा बनाए गए हैं। इसमें से जो है 11 तत्व कमरे के ताप पर गैस हैं तथा 2 तत्व ब्रोमीन और पारा द्रव हैं। तो ये तत्वों के बारे में था, उसमें 3 तरह थे, धातु, अधातु और उपधातु।
उसके बाद यौगिक, यौगिक वह पदार्थ है जिसमें एक या एक से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में संयोजन एक या एक से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में संयोजन करते हैं, उसे हम यहाँ पे जो है यौगिक कहते हैं। ऐसे HCl है, H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है यौगिक है। तो ये जो है हमारा पाठ जो क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके साथ ही खत्म होता है जो है। तो आपने जो है इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आपने तैयार करने हैं, और ये जितने भी मैंने आपको जो है सबके उत्तर साथ साथ लिखवा दिए हैं, ये परिभाषाएं बनती हैं, तो आपने इसको जो है कॉपी में भी लिखना है। तो यह पाठ हमारा यहाँ पे खत्म होता है। धन्यवाद।